दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में परिस्थितियां बदलती जा रही है, बहुत तेजी से घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखकर अब यह साफ कहा जा सकता है कि अगले चंद हफ्तों में बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कोई नई राजनीतिक पिक्चर रिलीज होती हुई दिख सकती है, क्योंकि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड सत्ता और पार्टी बचाने की जद्दोजहद में लगी है, राष्ट्रीय जनता दल भाजपा को रोकने की जद्दोजहद में लगी है, और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद कब जाने की जद्दोजहद में लगी है। और इस जद्दोजहद के बीच साम दाम दंड भेद तमाम चीजों को आप खेल होता हुआ देख सकते हैं। आज ही ईडी की दस्तक हुई है नीतीश कुमार की सरकार के एक बेहद खास अधिकारी के यहां, सत्ता के बेहद करीब माने जाने वाले अधिकारी के यहां, इतने करीब कि रिटायरमेंट होता है तो तब भी उसी पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति फिर से हो जाती है। यहां तक कि जीएम का प्रभार भी दे दिया जाता है। बड़ा विभाग है, मालदार विभाग माना जाता है। और पता नहीं बिहार की राजनीति में क्या है, जब जब और जिस जिस लिंक के बारे में चर्चा होती है कि ये राजद और जदयू के बीच एक कनेक्टिंग लिंक हो सकते हैं, सीधे वहीं पर धावा बोलती है जांच एजेंसी। 10 जनवरी का वाकया याद कीजिए। उस वक्त भी चर्चा थी कि बजट सत्र के पहले भी बिहार में खेला हो सकता है। 10 जनवरी को राजद के नेता और लालू यादव से ज्यादा नीतीश कुमार के करीब माने जाने वाले आलोक मेहता के घर पर उनके परिवार से जुड़े हुए कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ईडी की दस्तक होती है। मामला रफा दफा हो जाता है। जरा आगे आइए, और अभी 2 दिन पहले 25 मार्च को आरके कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी, उसके ऊपर सीबीआई की दस्तक होती है। कथित रूप से घूस लेन देन की बात भी होती है, रिश्वत की बातें भी होती है। लेकिन पूरे बिहार में सबको पता है कि आरके कंस्ट्रक्शन किस राजनीतिक दल और किस राजनीतिक नेता के आसपास के सबसे ज्यादा करीब है, उसकी भूमिका कितनी बड़ी है। तमाम बड़े ठेके उसे मिलते हैं। और अब जब वक्फ बोर्ड के मुद्दे से लेकर बिहार की सत्ता कब जाने के मुद्दे तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी करेगा वाली मुद्रा में जाती हुई दिख रही है, तो अब भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के यहां ईडी की रेड हो गई। लंबी पूछताछ हुई है, कई और अधिकारियों के यहां भी रेड हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले कहा जाता था कि विपक्षी दलों को साधने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है। सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिंजराबंद तोता शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐसा पिंजराबंद तोता जो मालिक के इशारे पर मालिक की भाषा बोलता है। अब विपक्षी दलों के लिए जो पिंजराबंद तोता शब्द मुहावरे में तब्दील हो गया था, अब वो सत्ता के सहयोगी दलों को भी डराने धमकाने और पॉलिटिकल बार्गेनिंग के काम आने वाला टूल तो नहीं बन गया है। हालात वैसे ही दिखते हैं, और हालात दिखे भी क्यों ना, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ने जिन जिन पर भरोसा किया, सब कहीं ना कहीं, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ते और नीतीश कुमार को धोखा देते हुए नजर आए। चाहे आरसीपी सिंह की बात करें, आरसीपी सिंह के बारे में उनके बाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या क्या नहीं बोला था। और अब जो स्थिति है, खुद ललन सिंह की भूमिका पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के प्रति उनकी लॉयल्टी ज्यादा है, या सत्ता के, वो दिल्ली की सत्ता के ज्यादा करीब जा चुके हैं, इसको लेकर चर्चाएं चलती है। और वक्त बताएगा कि वो नीतीश कुमार के करीब है, उनके हर राजनीतिक डिसीजन से सहमत या असहमत होते हुए भी पहले की तरह क्या अब भी साथ है, या उनकी राजनीतिक निष्ठा बदल चुकी है। अब ये राजनीतिक परिस्थितियों में तय होना है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की स्थिति आप जानते हैं। संजय झा बीजेपी से आए थे, अरुण जेटली के करीबी थे, और अरुण जेटली ने किस प्रकार से कई सारे केस मुकदमों से अमित शाह को निकालने में अपने कानूनी दांवपेच का एक वकील के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। और जितनी नजदीकियां अमित शाह और अरुण जेटली की थी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी से थी, अब वो रूट अरुण जेटली के बेहद करीबी, दिवंगत अरुण जेटली के करीबी संजय झा को साधने में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अहमदाबाद में कार्यक्रम होता है, वहां भी अमित शाह के साथ होते हैं संजय झा। कार्यक्रम दिल्ली में संजय झा के आवास पर लगातार 2 महीने में 2 कार्यक्रम होते हैं, वहां भी अमित शाह चीफ गेस्ट के तौर पर दिखते हैं। और कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल के यहां जब दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक थी, नीतीश कुमार तो नहीं गए, संजय झा वहां जनता दल यूनाइटेड से जरूर विद्यमान थे।
तो उनकी भूमिका एक अलग है। आज जिस विभाग पर कार्रवाई हुई है, जिस विभाग के इंजीनियर के यहाँ कार्रवाई हुई है, वो उस विभाग के इंजीनियर की नीतीश कुमार की सरकार के और जेडीयू कोटे से आने वाले एक मंत्री के साथ कथित नजदीकियों की काफी चर्चा है। पटना में जो नीतीश कुमार के 2 करीबी मंत्री हैं, उनकी भूमिका क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक की तो बेटी ही लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद है, और एक विजय चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति यही है कि नीतीश कुमार हां बोले तो हां, ना बोले तो ना। अब उनकी भूमिका क्या है ये भी अब आने वाले वक्त में तय होना है। तो जिस ढंग से भूमिकाओं को तय करने की कोशिश हो रही है, जिस ढंग से चुनाव के पहले नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, क्या नीतीश कुमार ये सब नहीं देख रहे हैं? क्या वे देखकर भी चुप हैं? या राष्ट्रीय जनता दल का रुख अब ऐसा तो नहीं हो चला है कि भले ही बिहार भाजपा के हाथ में जाता है तो जाए, लेकिन बीच से नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर हटाना है? कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये स्थिति और इस मनोदशा में राष्ट्रीय जनता दल अभी नहीं आई है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, वो नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। तो इस परिस्थिति में होगा क्या? कौन सी नई पिक्चर रिलीज होगी? नीतीश कुमार के बेटे के भी सियासत में आने की चर्चा होती है, तो राजनीति में आएंगे। राजनीति में आएंगे तो कौन सा पद लेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी कैंप के लोगों ने तो अंदर खाने इस बात को चला रखा है, पत्रकारों के बीच में चला रखा है। कुछ पत्रकार उसे हवा भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यदि बिहार में बना तो निशांत को, नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाकर सरकार में रखा जाएगा। अब इस तरह की गतिविधियों को क्यों हवा दी जा रही है? मतलब किसी न किसी तरह से बिहार की सत्ता कब जानी है। हिंदी भाषी भारत में इकलौता राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाई, वहां कब्जाने की कोशिशें हैं। और उसी कोशिश में कभी पार्टी के अंदर स्लीपर सेल की तलाश होती है, जेडीयू के अंदर, कभी ऐसे ब्यूरोक्रेट को निशाना बनाया जाता है जो सत्ता के बेहद करीब हो, और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड को कथित रूप से डरा धमका कर रखने की कोशिशें भी सार्वजनिक तौर पर अब दिख रहा है कि चलने लगी है। और जब ये सारी चीजें सार्वजनिक तौर पर चल रही हैं, तो सवाल यही उठता है कि जो बिहार के 3 प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों की भूमिका क्या है और इन दोनों की चाहत क्या है? सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है? भारतीय जनता पार्टी की भूमिका साफ है कि अब वो नीतीश कुमार के पीछे नहीं चलना चाहती। अब उसकी कोशिश है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब वो मुख्यमंत्री चुनाव के पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देकर सत्ता सौंप दे, चाहत तो यही है, लेकिन इसके होने की गुंजाइश कम दिखती है। चाहत है, गुंजाइश कम दिखती है। और 2023 में महाराष्ट्र के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया, जिस ढंग से हाथ बांध दिए, उससे तो यह साफ हो गया कि जब तक वो कोई मुख्यमंत्री खुद से इस्तीफा न दे, जब तक वो सदन के पटल पर हार ना जाए, तब तक उसे आप हटा नहीं सकते। और इसके साथ साथ व्हिप जारी करने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास होगा, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे कि उपयुक्त व्यक्ति कौन है जो पार्टी के मामलों में व्हिप जारी कर सकता है। वो उपयुक्त व्यक्ति अब पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, ना कि फ्लोर लीडर। तो पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नीतीश कुमार है, वहां भी हाथ बंधे हुए हैं। लिहाजा नीतीश कुमार को बिना इस्तीफा दिलाए और बिना नीतीश कुमार को सदन के फ्लोर पर हराए तो बीजेपी हटा नहीं सकती। चर्चा है कि नीतीश कुमार को ऑफर देकर, ऑफर से नहीं माने तो उनके करीबी लोगों के माध्यम से जांच एजेंसियों का शिकंजा कसकर किसी प्रकार से चुनाव के पहले ही हटने पर विवश किया जाए। यदि नहीं हटते हैं तो चुनाव के बाद इस हालात में ला दिया जाए कि बिना जनता दल यूनाइटेड के ही भाजपा और सहयोगी दलों का आंकड़ा 122 या 122 के अंक गणित, जो 243 की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है, उसके आसपास बीजेपी पहुंच जाए, माइनस जेडीयू भी इतनी संख्या में महाराष्ट्र की तरह सीटें आ जाए, ये कोशिश बीजेपी की है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जेडीयू को 70-80 से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए ना दी जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या जेडीयू इस बात के लिए मानेगी? क्या नीतीश कुमार मानेंगे? तो बीजेपी की चाहत तो स्पष्ट है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद इस बार वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा के साथ मैदान में उतरना चाहती है। अब आते हैं कि जेडीयू क्या चाहती है।
और जेडीयू की भूमिका क्या है और जेडीयू क्या कर सकती है। तो जेडीयू की जो मौजूदा भूमिका है, यह बात सही है कि चिराग मॉडल के तहत वो पार्टी बिहार की विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंचा दी गई। चिराग मॉडल और उपेंद्र कुशवाहा मॉडल जब बिहार में सामने आया तो जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर पहुंची और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। केवल एक विधायक का अंतर था राजद और बीजेपी में। आरजेडी 75 और बीजेपी 74 सीटें जीती थी। अब कोशिश बीजेपी की है कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें 43 से भी नीचे आ जाएं, और यदि 43 से नीचे नहीं आती हैं तो ये हालात जरूर बन जाए जिससे कि राजद और जेडीयू मिलकर के भी सरकार ना बना पाए। तो जनता दल यूनाइटेड की कोशिश यह है कि किसी तरह 70-80 विधायक लेकर के पहुंचे, अब चाहे इस गठबंधन से पहुंचे या उस गठबंधन से पहुंचे, ये जेडीयू की चाहत है। लेकिन जेडीयू के अंदर दो लाइन है। एक लाइन भाजपा के साथ गठबंधन का हिमायती है, और इस कदर भाजपा के साथ गठबंधन का हिमायती है कि यदि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार फैसला ले कि राजद के साथ या इंडिया ब्लॉक के साथ जाना है, तब भी वो नेता, उसमें से ज्यादातर लोग भाजपा के साथ गठबंधन में रहना पसंद करेंगे। लेकिन वो नेता भाजपा के साथ रहना पसंद करेंगे और उन्हें विधायक दल का कितना समर्थन प्राप्त है, ये बड़ा सवाल है। ये बात अभी पटना के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से चल रही है कि राजद के विधायक दल से ज्यादा होल्ड जेडीयू के विधायक दल पर नीतीश कुमार का है। राजद के विधायक दल पर जितना होल्ड तेजस्वी यादव का है, उससे कहीं ज्यादा जेडीयू के विधायक दल पर अब भी नीतीश कुमार का होल्ड है। अब भी नालंदा लॉबी, जो भाजपा के साथ संबंधों की हिमायती लॉबी के बिल्कुल विपरीत खड़ी है, जिसमें कुछ अधिकारियों की भी गिनती होती है और जिसमें अधिकारी से नेता बने लोगों की भी गिनती होती है। तो उस लॉबी के साथ जो बिहार में सरकार बनाने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, यानी विधानसभा के विधायकों की, वो संख्या उनके साथ है। तो जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में विधानसभा में पार्टी का संख्या बल तो है, 2-4 विधायक इधर उधर छिटक सकते हैं, लेकिन संख्या बल इतना बड़ा है कि उस संख्या बल के आगे किसी की चलनी नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड उस संख्या बल के सहारे इधर भी बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, उधर भी बार्गेनिंग करने की स्थिति में है। और इसी बार्गेनिंग पावर को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों के माध्यम से एक कोशिश चल रही है, और दूसरी तरफ कुछ पत्रकारों को यह टास्क दिया गया है कि खबर इस ढंग से चलाएं कि नरेंद्र मोदी यदि किसी का पैर छूते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, अपने से आधी उम्र के व्यक्ति का पैर छू लेते हैं तो, लेकिन नीतीश कुमार किसी का पैर छूने के लिए झुकते हैं तो उसकी चर्चा जोर शोर से करनी है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया। ये एजेंडा चल रहा है। इम्पार्शियल होकर, निष्पक्ष होकर कोई एनालिसिस करने वाले पत्रकार बहुत कम दिखाई देते हैं। भाई, दिल्ली के चुनाव में सबने देखा कि अपने से आधी उम्र के कैंडिडेट को नरेंद्र मोदी 3 बार पैर छू रहे थे। पूर्वी दिल्ली की एक विधानसभा सीट पर वो खबर नहीं बनेगी। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कुछ बोल दिया, वो खबर बनेगी, लेकिन भरी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा, मंगलसूत्र, मुसलमान, भैंस, क्या क्या नहीं बोला, वो खबर नहीं बनेगी। तो इस ढंग से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये एजेंडा चल रहा है और इस एजेंडा में अंदर खाने बीजेपी के लोगों की भी कथित सहमति है। तो जेडीयू इससे परेशान है। अब सवाल उठता है कि जेडीयू की जो चाहत है वो तो यही है कि पार्टी के 70-80 विधायक जीत करके आए ताकि बिहार की सत्ता की कमान उसके हाथ में रहे, नीतीश कुमार खुद रखे, पार्टी के किसी नेता को दे दे, निशांत कुमार को दे दे, जो उनकी मर्जी हो वो करे। लेकिन बिहार की राजनीति जिस भंवर में फंसी है, केवल उनके सोचने से ऐसा होना नहीं है। जैसे केवल बीजेपी के सोचने से कि वो मुख्यमंत्री अपना बना ले, वो होना नहीं है, वही स्थिति नीतीश कुमार की है। तो अब आते हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। आरजेडी की स्थिति बड़ी विचित्र है, लेकिन आरजेडी का एजेंडा भाजपा और राजद की तुलना, भाजपा और जेडीयू की तुलना में ज्यादा क्लियर है, ज्यादा स्पष्ट रूप से आरजेडी का एजेंडा सबको दिखाई देता है। आरजेडी के 2 एजेंडे सबसे ऊपर है। पहला एजेंडा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना। स्वाभाविक है, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, और लालू यादव ने जब अपनी ही फील्ड में अपने बेटे को आगे बढ़ाया, राजनीति के क्षेत्र में ही मैदान में उतारा, सजायाफ्ता भी वो खुद हो गए, तो उन्हें पता है कि अब पार्टी के वारिस और परिवार के वारिस तेजस्वी यादव ही हैं, तो बिहार की सत्ता वो जल्द से जल्द संभाल ले।
और जो दूसरी चाहत है राष्ट्रीय जनता दल की, वो ये है कि जब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के हालात पैदा नहीं होते, जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक नीतीश कुमार को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री ना बने। यानी या तो तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाल लें, या फिर नीतीश कुमार जितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद को खींच रहे हैं, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने दिनों तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के हालात न बने, उतने दिनों तक नीतीश कुमार के सिवा कोई और स्वीकार नहीं होगा। ये राजद की मन स्थिति है, और इस मन स्थिति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी कभी कभार हो जाता है। अभी आप कुछ दिनों से देख रहे थे कि विधानसभा में या विधान परिषद में नूरा कुश्ती हो रही थी राजद और जदयू के बीच। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी कई बार उलझ जा रहे थे, लेकिन इन दोनों के उलझने के ठीक पहले जरा वो तस्वीर भी तो एक बार देख लेते, वो फुटेज भी आप सोशल मीडिया में जाकर देख लेते, जब राबड़ी देवी ने इसी बजट सत्र में, जी हां, अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, इसी सत्र में सीधे सीधे जेडीयू के लोगों को और नीतीश कुमार को कहा था कि भाजपा का साथ छोड़िए और हमारे साथ आइए, पहले उनका साथ छोड़िए तभी तो साथ दे पाएंगे आपका। अब राबड़ी देवी घरेलू महिला है, घर के अंदर जो स्ट्रेटजी बनती है उनकी उन्हें जानकारी में तो आ जाती है, लेकिन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कैसे करना है राजनीति के मामले में स्वाभाविक है कि वो घरेलू महिला है, उतनी पारंगत नहीं है। तो मन स्थिति का, पारिवारिक सोच का कई बार सार्वजनिक तौर पर वो अपने सीधे साधे सरल स्वभाव के कारण उसको बयां कर देती है। वही विधान परिषद में हुआ था जब उन्होंने जेडीयू को न्योता दे दिया था, और स्वाभाविक है कि राबड़ी देवी ने गलती से ही सही जब स्ट्रेटजी का पोल खोल दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ईडी की गतिविधियां, सीबीआई की गतिविधियां, और जेडीयू और आरजेडी को मजबूरी में, मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजबूरी में ये दिखाना पड़ रहा है, रोज रोज नूरा कुश्ती करके राजद और जदयू को दिखाना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, हम दोनों में कोई तालमेल नहीं है, कोई अंदर खाने बातचीत नहीं है। तो बार बार राबड़ी देवी और नीतीश कुमार से बहस होने की स्थिति बन रही है। वो एक स्ट्रेटजी के तहत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी न्योता दे चुकी है और जो बात अंदर खाने थी वो बात बाहर आ गई। उसके बाद से दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, राजद और जदयू। जुबानी बयानबाजी भी चल रही है, ट्विटर पर भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, ताकि ये दिखाया जाए, भारतीय जनता पार्टी की आंख में धूल झोंकी जाए कि नहीं नहीं, इन दोनों के बीच बातचीत बंद है। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले एक एक व्यक्ति को पता है कि आरजेडी और जेडीयू के दरवाजे कभी एक दूसरे के लिए बंद नहीं होते। तो दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, और दरवाजे बंद क्यों होंगे? राजद की जो मजबूरी है और जो बिहार में संवैधानिक स्थिति है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक स्थिति यह है कि नीतीश कुमार यदि आज चाह भी ले कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, वो बना नहीं सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। जब वो इस्तीफा देंगे तो बॉल गवर्नर के कोर्ट में जाएगी, पूरा मामला राजभवन पर शिफ्ट हो जाएगा, और अब बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जब बॉल गवर्नर के कोर्ट में जाएगी और गवर्नर ने नित्यानंद राय को, जो यादव समाज से ही आते हैं, उन्हें बुलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, जैसे 7 दिन के लिए विनोद चंद्र पांडे ने वर्ष 2000 में नीतीश कुमार को अविभाजित बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, वो हालत हो गया। फिर क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल का? तेजस्वी यादव से पहले एक यादव नेता मुख्यमंत्री बन गया, यादव वोटों के बंटने का खतरा बढ़ गया, चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर यादव के जाने की संभावना मजबूत हो गई। तो नीतीश कुमार अब इस्तीफा दे भी नहीं सकते। 2022 में इस्तीफा देकर पाला बदल इसलिए किया था, और कैसे किया था जरा उन परिस्थितियों को याद कीजिए तो एक बात साफ हो जाती है। 2022 में मैंने आपको बताया था कि 20 के चुनाव में 75 सीटें राजद ने जीती थी, 74 बीजेपी ने जीती थी, केवल एक का फासला था। फिर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट्स को, जीते हुए कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में बीजेपी ने मर्ज कराया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। और उसके बाद जो परिस्थितियां थी उसमें ओवैसी की एमआईएम, एआईएमआईएम के पार्टी के 5 में से 4 विधायक, जिनके बारे में खबर थी कि वो जेडीयू ज्वाइन करना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने ही उन्हें आरजेडी ज्वाइन करने को कहा कि जेडीयू नहीं, आरजेडी में जाओ। और क्यों कहा? क्योंकि जब भाजपा 74 से 77 पहुंच गई
तो वो चाहते थे कि राजद भी 75 से 79 पहुंच जाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए, ताकि उन्हें इस्तीफा देकर फिर से शपथ लेने में गवर्नर के हाथ बंध जाए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने जा रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर से राजद को उन्होंने बनवा दिया, एमआईएम के विधायकों को राजद में जाने का ग्रीन सिग्नल देकर। अब वो स्थिति नहीं है कि कोई कहीं जाके मर्ज कर जाए। अब कोई वैसी छोटी पार्टी दिखती भी नहीं है भी नहीं बिहार विधानसभा में। तो अब नीतीश कुमार इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते और लालू परिवार की चाहत पूरी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार बना भी ले, भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करें, फ्लोर टेस्ट हासिल करें और राजद कांग्रेस के लोगों को मंत्री बना दे, ये काम तो कर सकते हैं। लेकिन इस काम के बाद लालू यादव और राजद को भी पता है कि नीतीश कुमार अगर कह भी दे कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार को भी पता है कि फिर बाजी भाजपा के पक्ष में चुनाव में झुक जाएगी। इसलिए झुक जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो मतदाता वर्ग है वो इसी गारंटी के आधार पर नीतीश कुमार के साथ है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी। जैसे ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद, वैसे ही वो वोटर उसका 75-80% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर जाएगा। तो आरजेडी को भी पता है कि नीतीश कुमार को यदि साथ आते हैं तो उन्हीं के चेहरे पर लड़ना होगा, और उन्हीं के चेहरे पर लड़ना होगा तो स्वाभाविक है कि राज्यसभा चुनाव तक वो रहे, 2026 के राज्यसभा चुनाव तक या 2028 के राज्यसभा चुनाव तक, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे उन्हें बनाए रखना होगा। या वो यदि उनकी पार्टी विधानसभा में राजद से ज्यादा सीट जीत गई तो उनके बेटे को वो चाहे तो मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाना होगा। जो बड़ा होगा उसका सीएम, जो छोटा होगा उसका डिप्टी सीएम। इस फॉर्मूले पर राजनीतिक गाड़ी आगे चलेगी, लेकिन जांच एजेंसियां चलने देगी तभी तो। रेड तंत्र जो चल रहा है, वो रेड तंत्र से मुक्ति मिलेगी तभी तो। और क्या ये रेड तंत्र बड़े भाई और छोटे भाई लालू यादव और नीतीश कुमार की एकता को रोक पाएगी? मुश्किल तो लगता है, असंभव नहीं लगता। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। और राष्ट्रीय जनता दल के सामने एक और परेशानी है। कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों की डिमांड बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मुकेश सहनी भी है, डिमांड बढ़ा रहे हैं। जब इन पार्टियों की सीटों की डिमांड बढ़ती जा रही है तो राजद को भी लग रहा है कि एक नीतीश कुमार यदि गठबंधन में आ जाएंगे तो सारी पार्टियां कंट्रोल में आ जाएंगी। ऊपर से जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो कहती है हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार को जानने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी जो एनडीए का स्वरूप है, यदि नीतीश कुमार उस गठबंधन में एनडीए के साथ रह गए तो सत्ता उन्हें ही मिलनी है। विपक्ष का बेंच मिलेगा बैठने के लिए आरजेडी को, ये एकदम साफ है, कहीं कोई दो राय इसमें नहीं है। तो अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में साफ दिखाई देता है कि प्राथमिकताएं तेजस्वी यादव की ज्यादा बड़ी है, लालू यादव की ज्यादा बड़ी है। नीतीश कुमार को यदि केन प्रकार मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी पड़े तो 40-41 साल का संसदीय जीवन रहा 1985 से 2025-26 तक। 40-41 साल के संसदीय जीवन में 6 बार सांसद, केंद्र में बड़े बड़े मंत्रालय, 20 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री, 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जहां नीतीश कुमार को सिवाय इस देश का प्रधानमंत्री पद पाने के कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं रही जो उन्हें नहीं मिली हो। तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है। खोने के लिए तेजस्वी यादव के पास है कि यदि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एंट्री कर गई तो आज 2025 से 2040 तक बिहार में कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आने की सोच नहीं सकती। ये परिस्थितियां तेजस्वी यादव को और आरजेडी को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं तय करनी है, नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक प्राथमिकता तय करनी है। और इन दोनों को जब राजनीतिक प्राथमिकता तय करनी है तो सीबीआई और ईडी क्या कर पाएगी, दिल्ली में बैठे हुए सीबीआई और ईडी के आका क्या कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि यदि दोनों ने मिलकर फैसला ले लिया तो तय मानिए कि बिल्कुल नई पिक्चर बिहार में रिलीज होगी, कल्पना से परे होगी वो पिक्चर। और उस पिक्चर को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार की सियासत अब नई दिशा में जा रही है। बजट सत्र खत्म ही हो गया, मान लीजिए वो खत्म ही हो गया, विधानसभा में, विधान परिषद में फोटो सेशन भी हो गया। तो फोटो सेशन के बाद क्या अब नई कैबिनेट का फोटो सेशन भी आप देखेंगे? इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, देखते जाइए। खरमास का महीना 14 तारीख तक है, लेकिन
बीजेपी को भी पता है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार को रोकना मुश्किल होगा, और नीतीश कुमार को भी पता है कि खरमास के बाद यानी 14-15 अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन को तेज करेगी, जेडीयू को तोड़ने की हद तक भी जा सकती है, और जा क्या सकती है जाने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखते जाइए किसकी बिसात सबसे पहले चली जाती है। नीतीश कुमार के पक्ष में एक ही बात जाती है, वो यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास है, और जब तक वो फ्लोर पर नहीं हारते या जब तक खुद से इस्तीफा नहीं देते, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। क्या लालू यादव और क्या राष्ट्रीय जनता दल बिहार को भाजपा के हाथ में जाने देना चाहेंगे? ये सवाल मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।